अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी सलाम खजर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सम टाइम टू गेट समवन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। मैं रिसेंटली पाकिस्तान में था तो इवन मेरे कज़न हैं जो कि ब्रांच मैनेजर हैं और मुझे पूछ रहे थे यार कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं पड़े हुए तो कहाँ रखने चाहिए अभी। तो जिस तरह के इंटरेस्ट रेट्स हैं, बहुत से लोग हैं उनको सही पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या करती हैं, कितनी उनके पास ऑप्शंस होती हैं हर तरह के इन्वेस्टर टाइप्स के लिए, डिफरेंट रिस्क कैटेगरी। तो इट वाज ऑन माय एजेंडा टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। मैं एक दो के साथ ट्राई कर रहा था, मुझे आपका पता नहीं था, तो इतना ज़्यादा कन्विंस करना मुझे पड़ रहा था कि एक दिन मेरी वाइफ मुझे कह रही थी ये किसी को जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, इतना ज़्यादा डिटेल से आप चीज़ें बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई आपने ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा भाई जो हैं ये 10 साल से लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स के साथ हैं। नाउ ही इज़ वर्किंग एज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इससे पहले लेक्सन के साथ वो हेड ऑफ फिक्स्ड इनकम रहे हैं। उससे पहले तकरीबन 7 साल इन्होंने काम किया विद BMA एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑन डिफरेंट positions such as investment analyst, group economist and fund managers. मुस्तफ़ा भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि you have been with Lexan Investments for 10 years. What is the story of Lexan Investment? जी खजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगा। लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली स्टार्ट हुई थी आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008-2009 में हिट हुआ था। एंड इफ़ यू रिकॉल वो पाकिस्तान में भी उसके काफ़ी हमने रिपरकशंस देखे थे। तो लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स वाज स्टार्टेड इन रिस्पॉन्स टू दैट. The Laxon Group itself was a very large investor during that time in the mutual fund industry and in the capital markets. And they decided that they wanted to set up an asset management company. Jiska primary focus would be on transparency, on providing fundamental based investing, on prudence, and with a focus on family offices, institutional investors, retirement funds, and individuals. तो ये वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी 2008-2009 में. Primarily when the company was started, the majority of the AUM या the assets came from the group itself. मगर माशाल्लाह over the last 15 odd years, company has grown its asset base. और अब majority of money जो Laxon Investments आज manage करता है under its various product lines, वो बाहर का पैसा मैनेज करता है, यानी एक्सटर्नली आउटसाइड विद द ग्रुप. So that's a bit about how it got started. सही। मुस्तफ़ा भाई अगर हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखें जो पाकिस्तान में भी हैं, फॉर जस्ट आवर ऑडियंस, अगर आप sarmaya.pk को विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक पूरा सेक्शन है फॉर म्यूचुअल फंड्स। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में कितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, कितने उनके फंड्स हैं और उनकी जो मैनेजमेंट फीस हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप सब वहाँ पे देख सकते हैं। मुस्तफ़ा भाई आपके अगर इफ़ आई एम राइट ऑलमोस्ट 7 फंड्स हैं अंडर लेक्सन इन्वेस्टमेंट। सो अगर मैं बाकी AMCs को देखूं तो उनको तो बहुत ज्यादा हैं, 15 भी हैं, किसी के 20 हैं, तो वाई 7 ओनली? देखिए, आई थिंक खजर साहब, आवर फोकस जनरली एट लैक्सन की अगर मैं बात करूं, एंड आई कैन स्पीक फॉर देम, इज कि हमारा फोकस जनरली हैज रिमेन्ड आई थिंक परहैप्स ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो प्रोडक्ट्स हम ऑफर करें, we believe we don't need to offer 20-30 different products to cater to the investment or to the investor base. हमारी कोशिश ये होती है कि हम कवरेज दें. तो अगर आप जो मेजर कैटेगरीज हैं
जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक मनी मार्केट, इनकम फंड्स, इक्विटी फंड्स, एसेट एलोकेशन फंड्स, उसके अंदर हमारी प्रेजेंस है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स या फंड्स जो आउटसाइड ऑफ दीज कैटेगरीज हैं, मगर we believe के if we focus on these funds and we focus on generating competitive top quartile returns for investors, तो this is sufficient for us. Having said that, हमने focus अपना जो है perhaps on the number of funds इतना नहीं रखा है, मगर we've tried to be a little bit innovative in terms of what sort of product offering that we do have. तो एक हमारा एसेट एलोकेशन फंड है जो हम लोग ऑफर करते हैं, लैक्सन एसेट एलोकेशन डेवलप्ड मार्केट्स फंड, which I think is perhaps the only mutual fund in Pakistan which offers investors exposure to developed markets, यानी foreign markets का exposure offer करता है. Then more recently, in the last couple of years, in the last 3-4 years, Laxon Investments became the only asset manager in Pakistan जिसने private equity and venture capital funds भी launch किए थे. And I believe to date we are still the only asset manager जो ये इस तरह के funds manage करता है in this space. And then more recently हमने अपनी जो which we felt के was the need given के जितना interest है investors का और जितनी इस sector में growth हो रही है on the Sharia compliant side. So late last year 2022 में we launched a Sharia compliant money market fund, and inshallah हमारा plan ये है कि maybe add in a couple of more Sharia compliant options over the next maybe a few months or over the next year. मगर I don't think हमारा plan to launch 20-30 products होगा. We believe the products we have are sufficient right now for the market. सही सही. थैंक यू मुस्तफा भाई आपने मेंशन जो किया डेवलप मार्केट एसेट एलोकेशन फंड, ये काफी फेमस है. बहुत सारे दोस्तों से मैंने इसके बारे में सुना है. और जब मैं सरमाया की फंडामेंटल एनालिसिस की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहां पे भी हमने इसको रिव्यू किया. दैट टाइम आई सा सम यूएस इक्विटीज ऑन दिस फंड. तो व्हाट स्पेशल अबाउट दिस फंड? अगर मैंने भी एक एसेट एलोकेशन फंड में पैसे रखे थे, बट वो तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, 5-6% तक जा रहा था. और अगर मैं आपका ये वाला फंड देखूं डेवलप मार्केट्स वाला, तो इट्स परफॉर्मेंस इज अमेजिंग. जी सर, थैंक यू वेरी मच. तो ये एसेट एलोकेशन डेवलप मार्केट्स फंड ये हमने विद द रेगुलेटर्स इनके साथ हमने काम किया था, एंड वी लॉन्च्ड दिस सीरीज ऑफ फंड बैक इन 2012. तो इसकी ट्रैक रिकॉर्ड अब माशाल्लाह से over 10 years है, and during that time it has generated quite competitive returns. Investors or listeners can go to the public information websites like MUFAP or Laxon Investments की अपनी website to see more information about it. मगर I think इसकी जो unique characteristic है is that it is allowed under the regulation to invest up to 30% of the fund into developed markets. So developed markets means the international markets. So it's highly regulated in that sense. तो इसकी सारी हमारे पास approvals होती हैं. And इसका जो mandate है और इसका जो I guess फायदा है for investors, it acts as a diversifier, right? आपने अभी mention किया कि आपका experience perhaps with another asset allocation fund इतना अच्छा नहीं रहा. And I think उसके अंदर perhaps asset manager की शायद इतनी गलती ना हो. उसके अंदर ज़ाहिर as you know, after 2017 unfortunately our own equity markets have not performed so well. So during periods of that time, because equity markets they can remain or underperform for years, जैसे हमने अपनी market में अभी currently देखा है. So in that time it helps to have a diversifying asset in your own portfolio. So this fund sort of provides that element कि जी अगर आपको local markets या local economic situation में थोड़ा सा आपको caution है या आपको लग रहा है कि things are perhaps on the downturn, so you can look at products like this जो आपको एक diversify करते हैं into different markets. तो ये fund in particular आपको developed markets का exposure देता है. Just a little bit about our own strategy in this fund is that for the last several years we've focused
our exposure in this fund in the US markets, because we felt that the US equity markets, they were the sort of prime market to outperform all other developed markets, whether it was the European markets or the Japanese markets. And mashallah, those markets have done well. आजकल हमारा equities में exposure नहीं है in the US equities. In fact, we have, because the markets वहाँ पे भी they've been very choppy, very volatile. We do know कि even globally recession के fears हैं, interest rates are going up, whether it is in the US, whether it's in Japan, in Europe, and there are many issues. अभी banking crisis भी हमने देखा था, तो उसके लिए हमने यही प्रेफर किया फॉर द टाइम बीइंग दैट हमने वहाँ पे भी उस फंड के अंदर फिक्स्ड इनकम का एक्सपोजर लिया. तो एज यू नो, फॉर अ लॉन्ग टाइम फिक्स्ड इनकम एक्सपोजर इन फॉरेन मार्केट्स इट डिड नॉट पे, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट 0% पे रहते थे. आजकल माशाल्लाह से वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स आर इन द 4 to 5% रेंज. तो यू कैन गेट a decent yield while investing in treasury bills in the US and other markets. So it made sense for us as a short-term investment strategy कि हम equity से exit करके वहाँ पे भी हम fixed income कर लें. सही. इसका मतलब है कि मैं या हम पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का भी डर नहीं होगा, और यूएसडी या जो भी फॉरेन करेंसी होगी उनमें इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपोजर उनमें होगा. और फिर चूंकि ये एसेट एलोकेशन है, तो अगर इक्विटीज मार्केट अच्छी हैं तो वहाँ इन्वेस्टेड होगा. जैसे ही फिक्स्ड इनकम या मनी मार्केट इज गेटिंग बेटर तो ऑटोमेटिकली आप उधर स्विच कर लेंगे. So I think this is a fantastic option for those who want to get exposure in foreign markets. जी बिल्कुल, it does provide that sort of currency का भी आपको थोड़ा सा hedge आपको मिल जाता है, because ज़ाहिर 30% अगर US dollar denominated assets में है तो आपको थोड़ा बहुत currency का भी exposure मिल जाता है. बाकी जो 70% of course वो onshore investment, यानी वो पाकिस्तान market में ही invest हो रहा होता है, primarily in fixed income. तो it's what we sort of when we talk to investors about it, often लोग हमें कहेंगे कि जी आप हमें डॉलर का ध्यान बताएं अगले 3 महीने 6 महीने में. तो हम लोग जनरली अपने जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स से यही बात करते हैं कि जी देखें, यू कैन लुक एट इट एज अ शॉर्ट टर्म प्ले, मगर हमारी हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपना अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो यू लुक एट द लॉन्ग टर्म एंड यू लुक एट डाइवर्सिफिकेशन. जस्ट लाइक यू बाय गोल्ड as a diversifier hedge in your portfolio कि जी अगर financial markets या capital markets या currency में अगर एक डाउन टर्न आए या करेक्शन आए तो आपके पास गोल्ड जैसा एसेट हो. तो इस तरह के अगर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में होगी इन द लॉन्ग टर्म, तो इट पेज आउट एंड इट हेल्प्स टू स्मूथ आउट रिटर्न्स कि जी जब अगर जैसे फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तानी मार्केट्स हैव नॉट डन वेल, तो अ फंड लाइक दिस अगर आपके पोर्टफोलियो में होता, इट वुड हैव गिवन यू अ गुड रिटर्न. ऑन द अदर हैंड, ऑफ कोर्स, अगर आप पिछले 20 साल 30 साल की हिस्ट्री देखें पाकिस्तानी मार्केट्स की, दे हैव डन वेरी वेल, राइट. तो ये एक एब एंड फ्लो होता है. तो हम हमेशा रेकमेंड और इनकरेज करते हैं लोगों के एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके देखें, और इस तरह का फंड का जो पॉइंट है वो एज अ डाइवर्सिफायर शायद बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में. सही सही. मुस्तफा भाई, अगर पाकिस्तान में ओवरऑल देखें तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में लोगों को इतना पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है. लेकिन अगर हम फंड्स को देखें, जो जितनी एएमसीज हैं वहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इन्वेस्टेड हैं. ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है? कौन लोग हैं? किस तरह के इन्वेस्टर हैं ये? इंडिविजुअल हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, या गवर्नमेंट के कोई पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं? हु आर दोज इन्वेस्टर्स? तो देखें, आई थिंक अगर हम पाकिस्तान की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज परहैप्स स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज व्हेन वी कंपेयर इट टू द रीजन, या अगर हम बड़ी डेवलप मार्केट्स की बात करें तो जस्ट सम अगर नंबर्स अगर आप सोचें कि पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स जो अभी मैनेज कर रहे हैं अराउंड 1.5 ट्रिलियन रुपीस मैनेज करते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो तकरीबन $6 बिलियन के करीब है, which in itself is a very sizable number. मगर if you look at it in percentages, तो अगर हम compare करें
कि जी म्यूचुअल फंड्स के जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स पाकिस्तान में वो अभी सिर्फ 5 या 6% है। अगर हम कंपेयर करें फॉर एग्जांपल इंडिया में, जो विच इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर्स एंड इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स एंड प्रोफाइल, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर इक्वल टू 23% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। इन अ डेवलप्ड मार्केट लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है इट्स 150% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। सिमिलरली अगर हम देखें कि जी जितने इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स में, वो भी तकरीबन 2 लाख के लगभग हैं, 2-2.5 लाख के। Well, if you compare it to India, वहाँ 140 मिलियन इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। US में भी 120 मिलियन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लेते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेज, एंड आई थिंक जो मेजर AUM जो अभी करंटली है, it a big chunk does come from individual investors, मगर उसका बहुत बड़ा चंक एक आपके कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स से आता है जो अपनी टैक्स एफिशिएंसी के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ध्यान बनाए तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स और ये जो एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस ने पिछले 4-5 साल से साथ नहीं दिया, मगर आई थिंक जिस तरह या जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हुई है, जो ईज़ ऑफ एक्सेस अब हो गई है लोगों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग डिजिटल वॉलेट्स, इन हैविंग ऑनलाइन पोर्टल्स, इन ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, ब्रोकरेज अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स, तो आई थिंक जब मार्केट्स जो हैं जब अपना टर्न लेंगी, और इंशाल्लाह एंड वी हैव टू नो कि ये सब साइकिल्स में चलती हैं चीज़ें, तो जब साइकिल वापस आएगा पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए, एंड आई थिंक कि given the technology that's now available and the accessibility that's now available, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट फिर आना शुरू होगा। सही। मुस्तफा भाई, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, दैट्स द कोर ऑफ आवर डिस्कशन। सो व्हाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड? मैं क्यों आपके पास इन्वेस्ट करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर आपके जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आपने टॉप 10 अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स मेंशन की होती हैं, मैं सिंपली कॉपी करूं और बाय कर लूं? सो मेरा क्वेश्चन है जस्ट लेमैन के लिए कि व्हाई टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड? आपके पास किस तरह की रिस्क कैटेगरीज हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? और फिर अगर मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, इट्स पीस ऑफ माइंड, या मैं जॉब करता हूँ, या मतलब किस तरह के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? और फिर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके कि किस तरह इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हाउ टू ओपन एन अकाउंट, क्या प्रोसेस वगैरह क्या है? तो इट्स अ बिट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। अगर आप एक लेमैन की टर्म्स में पूरा एक्सप्लेन कर दें कि भाई क्यों इन्वेस्ट करें हम म्यूचुअल फंड के थ्रू और कैसे करें। ठीक है जी। तो खिज़र साहब, आई थिंक पहले तो ये समझना, एंड आई एम श्योर हमारे काफ़ी जो लिसनर्स हैं दे मे बी अवेयर ऑफ इट, मगर फॉर एनीवन हु इज़ नॉट, कि पहले तो म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो very simply, mutual fund is a pool of money which is collected from multiple investors and it is managed by licensed asset managers. ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जी छोटे इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, वो उन सब के पैसे एक पूल होते हैं एक ट्रस्ट के अंदर, और उसको फिर मैनेज करता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब वो जो पूल है वो कुड बी फॉर मनी मार्केट इन्वेस्टिंग जो लो रिस्क कैटेगरी है, that pool could be for equity investing जो थोड़ी सी high risk category है, it could be for the asset allocation जो दोनों चीज़ों में exposure लेता है, और दूसरी भी categories हैं। तो इसके अंदर जो I think जो सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों को होता है वो ये होता है कि जो सारे इन्वेस्टर्स होते हैं पूल के अंदर, चाहे आपने उस फंड के अंदर 1 अरब रुपए इन्वेस्ट किए हुए हों या आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हों, परसेंटेज टर्म्स में उन दोनों को इक्वल रिटर्न मिलेगा। तो अगर 10% मिल रहा है 1 अरब वाले को, तो 10% मिलेगा 5,000 वाले को। तो इन दैट सेंस इट्स अ ग्रेट इक्वलाइजर, एंड आई थिंक प्राइमरीली जो आई थिंक जो बेनिफिट है लोगों के लिए वो ये है कि सारे लोग, most people do not have the time, inclination to research, to devote time, to devote effort to managing their individual investments.
ज़ाहिर लोगों की मसरूफियात होती हैं, दे हैव देयर जॉब्स, दे हैव देयर करियर्स, दे हैव देयर फैमिलीज, बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक तो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग एंड सेविंग का जो एक एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, इट इज़ ऑफन बेटर कि अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइसेंस्ड एसेट मैनेजर के साथ काम करें उसके ऊपर, और उसकी एडवाइस के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। Of course, there are lots of people who have a passion for investing, जिनका interest होता है in capital markets themselves, and who can take the time and effort to research, to do the work behind it. But for most people, that is not the case. तो उन लोगों के लिए जो investing करना चाहते हैं, who want to have competitive returns, who want exposure to the different kind of markets जो available हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड ऑप्शन कि वहाँ पे उनको एक तो डे टू डे बेसिस पे पता चलता रहता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। उनको ये पता चलता रहता है कि जी अगर उनको अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना है, मतलब अगर उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो लिक्विडिटी भी उनको बहुत जल्दी वापस मिल जाती है। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इन अ मैटर ऑफ डेज आपके पैसे वापस भी कर देते हैं। तो उसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड्स नहीं होता, कोई अगर आपने विड्रॉ किए पैसे तो जनरली मोस्ट ओपन एंड फंड्स में आपको कोई पेनल्टीज नहीं मिलती। तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डेली लिक्विडिटी, द फैक्ट कि यू हैव प्रोफेशनल fund managers and research teams looking after the investment book, it frees up time and effort for people. सही, थैंक यू। और प्रोसेस क्या है अगर अकाउंट ओपन करना हो? हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज? अच्छा, तो इसके अंदर I think the SECP has done a great job in the last several years of trying to make it more and more accessible for people to invest. तो SECP ने different schemes भी launch करी हैं, working with the asset management industry to provide access to funds, where इसलिए आपको पता है कि in the last several years जो and ये मीडिया में बहुत इसका कवरेज भी मिली थी कि FATF की जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो उसके पीछे फिर जो हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग, KYC, AML जो बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को, म्यूचुअल फंड्स को, सारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलो करनी पड़ती हैं। तो द SECP आई थिंक हैज़ डन अ ग्रेट जॉब in simplifying that process, especially for retail and smaller investors, ताकि जो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं KYC की, वो सिंप्लीफाई करती हैं छोटे इन्वेस्टर्स के लिए थ्रू सहूलत सरमायाकारी एंड थ्रू सहल अकाउंट्स। नाउ हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, देयर आर सेवरल ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं। एक तो ये होता है कि जी आप डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू दी respective asset management company. You can go to the website, you can call them, उनका जो हेल्पलाइन होगा, you can email them. उनके जो normally forms होते हैं वो available होते हैं on their website to download. Secondly, now a lot of asset management companies have also launched their own online portals and apps. तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं उनके एप्स के थ्रू, एंड यू कैन डू द अकाउंट ओपनिंग एंड द इन्वेस्टिंग थ्रू दोज एप्स। बहुत सारे पोर्टल्स खुल चुके हैं जो एक्सेस ऑफर करते हैं टू म्यूचुअल फंड्स। तो there are a few online portals which you can search, you can Google, जो where you can make an account and then you can access a lot of mutual funds throughout the industry, और उनके अंदर फिर आप इन्वेस्टमेंट थ्रू दोस पोर्टल्स कर सकते हैं। वैसे other than that, a lot of banks now have started to offer जो म्यूचुअल फंड्स की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, आप अगर अपने ऑनलाइन अकाउंट के अंदर जाके देखें इन्वेस्टमेंट सेक्शन में, तो उसके अंदर काफ़ी बैंक्स ने म्यूचुअल फंड्स का भी एक सेक्शन खोल दिया है जहाँ पे यू कैन स्टार्ट टू एक्सेस डिफरेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स। तो तरीक़ेकार अब काफ़ी आ गए हैं to access mutual funds and get investing, and I think through the different programs of the SECP and the asset management industry, it's become a lot easier compared to maybe 10 years ago, जो पहले जो इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार था। सही, थैंक यू मुस्तफा भाई। मुस्तफा भाई, आप तो 17 साल से इस फील्ड में हैं। आप क्या 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 ऑब्जर्व करते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, व्हाट कॉमन मिस्टेक्स दे मेक? अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो
what should be do's and don'ts for us while investing? श्योर जी बिल्कुल। तो खजर साहब आई थिंक इसके अंदर एक तो जो मैं आई थिंक चीज़ एड्रेस करूंगा इज दैट के आई थिंक हमारे यहाँ रिवाज बहुत ज़्यादा टिप्स एंड रूमर्स का है कि जी हम लोग चाहते हैं कि जी हमें कोई अच्छी सी टिप दे, हमें कोई अच्छा सा इंफॉर्मेशन दे जिसकी बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करें। if you want to be a long-term investor and earn a competitive return for your retirement और जो भी आपके investment goals हैं, I think ये जो tips and rumor mill है, इससे probably हमें दूर रहना चाहिए। First thing you should always do is that कि whether आप अपनी direct investing कर रहे हैं, directly into fixed income या directly into equities या stock market या कोई भी asset class के अंदर अपनी research खुद करें। जो एसेट और ये आई से दिस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के डू नॉट रिलाई सोली ऑन व्हाट द सेल्स पर्सन इज टेलिंग यू, डू नॉट रिलाई सोली ऑन व्हाट योर ब्रोकर इज टेलिंग यू। आपको खुद पता होना चाहिए कि जी मैं जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या जिस मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज दैट स्टॉक अबाउट, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट अबाउट, उसके डाउनसाइड्स क्या हैं, उसके अपसाइड्स क्या हैं। The other thing, जो I think which I've probably also learned in my time is that के because हमारी जो मार्केट्स होती हैं उनके अंदर आपको डेली प्राइसिंग मिल रही होती है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, आपको डे टू डे बेसिस पे या मिनट टू मिनट आपको नजर आ रहा होता है कि जी आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये जो हम इसको कहते हैं स्क्रीन फीवर, कि आप स्क्रीन को देखते रहते हैं, आप अपने स्टॉक्स को ऊपर नीचे जाते हुए देखते रहते हैं, तो उससे जो है ऑफन इन्वेस्टर्स या तो पैनिक करते हैं या दे मेक डिसीजंस व्हिच आर लेस देन ऑप्टिमल। तो it is always important to keep up a long term view whenever you're investing and know कि जी investment success overnight नहीं मिलती, ये 5, 10, 15, 20, 30 years की एक गेम है जो आपने कंसिस्टेंटली खेलनी है, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि जी मैं 3 महीने या 6 महीने में पैसे बना लूंगा। द अदर थिंग इज के आई वुड से टू पीपल इज के डोंट गेट कॉट अप इन द डे टू डे नॉइज जो होता है। हमारे यहाँ ज़ाहिर टॉक शोज हो रहे होते हैं, सोशल मीडिया है, everybody has an opinion on the economy, on the markets, on different stocks. तो वो जो नॉइज है उसको थोड़ा सा ट्यून आउट करें और अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर फोकस करें। The other thing, and I'd say this is one of the more important things, and I think ये शायद हर बंदे के साथ हुआ होगा, is that के जब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली या किसी भी मार्केट में, यू शुड नो कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ऑफन मैंने देखा है कि लोग जो हैं ट्रेडिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ या इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं ट्रेडर माइंडसेट के साथ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडर हैं, और मुझे पता है खजर साहब आपको भी काफ़ी शौक है ट्रेडिंग का, तो एज अ ट्रेडर यू विल नो एंड यू विल सेकंड दिस कि जी ट्रेडर का जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि आई एम नॉट सपोज टू लूज मनी। उसका ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जी जो भी हो जाए मुझे जो अपने लॉसेस हैं वो छोटे रखने हैं, ठीक है जी। हम मगर जनरली जो इन्वेस्ट या जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जी अगर कुछ चीज़ ली, वो नीचे चली गई, तो वो फिर उसके साथ बैठे रहते हैं जब तक वो प्राइस रिकवर नहीं होती। ट्रेडर का बिल्कुल अलग माइंडसेट होता है, वो कहता है कि जी पहले मुझे 5% लॉस हुआ या 10% लॉस हुआ, मैंने पोजीशन काट दी, एंड नाउ आई लुक एट समथिंग एल्स, राइट? वेयर एज एन इन्वेस्टर जिसका लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो शायद क्या कहते हैं अपनी एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ काम करता है। तो ये भी आई थिंक टू नो योर सेल्फ कि जी मैं इस मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आया हूँ या मैं इस मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए आया हूँ, एंड देन उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसी तरह एक्ट करें। सही सही। मुस्तफा भाई, हमारे यहाँ पे ETF तो हैं जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड भी होते हैं, लेकिन अगर हम उनको चेक करें तो उसमें मेरा ख्याल है फ्यू सिक्योरिटीज होती हैं। तो यूएस की तरह हमारे यहाँ क्यों नहीं है इंडेक्स फंड, जैसे कि ट्रिपल Q है, इतना पॉपुलर है जी यूएस का, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है KSE 100 का, KSE 30 का फंड अवेलेबल? Khizr sahab, I think abhi in the last few years we have actually seen
the launch of several ETFs, different asset management companies ने launch करना शुरू करी हैं ETFs for the stock market and even for the bond market के लिए भी एक दो ETFs आए हैं, कुछ sector ETFs आए हैं, एक तो शायद म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो शायद इंडेक्स ट्रैकिंग करते हैं. मगर you're right कि जिस तरह ETF की जो इंडस्ट्री जो बाहर बड़ी मार्केट्स में जहां हर चीज़ के लिए ETF होता है और हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए ETF होता है, बोथ ऑन द लॉन्ग एंड शॉर्ट साइड, फॉर कमोडिटीज, फॉर फिक्स्ड इनकम, फॉर टी बिल्स, फॉर बॉन्ड्स, फॉर एक्विटीज, फॉर एवरी इमेजिनेबल एसेट क्लास वहाँ पे ETFs होते हैं. पाकिस्तान में उस तरह के अभी नहीं है. यू आर राइट. Even though the regulator, the SECP and the asset management company, they are making an effort to start to launch these, और हमने कुछ देखे भी हैं कि लॉन्च हुए हैं पिछले 2-3 साल में. आई थिंक इसके अंदर एक तो ये कि इंडस्ट्री अभी भी एक नेसेंट स्टेज में है. हमारी जो इन्वेस्टर बेस है, जैसे हमने बात करी थी कि 2 लाख लोगों की है, तो एक लिमिटेड इन्वेस्टर बेस है. मार्केट मेकर्स भी जनरली ETFs में आपको चाहिए होते हैं, वो भी एक लिमिटेड नेचर के हैं. वॉल्यूम्स in our markets are generally on the lower end, given जो हमने conditions देखी हैं पिछले 2-4 साल में, तो volumes भी नीचे चले गए हैं. And ETFs, I think from the perspective of an asset manager, जो आप बड़े सुनते हैं like Fidelity and BlackRock etc जो launch करते हैं, Vanguard etc जो ये लोग ETFs launch करते हैं, ये basically economies of scale पे काम करते हैं, because इनके जो ये fees charge करते हैं अपनी ETFs पे बहुत कम होती हैं. तो ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है फॉर द इन्वेस्टर, मगर फॉर द कंपनी मैनेजिंग इट वो बेसिकली इसको बड़े स्केल पे मैनेज करती है, एंड दैट्स हाउ उनके लिए इकोनॉमिक सेंस बनता है. मेरे हिसाब से आई थिंक जो ETFs पाकिस्तान में इनकी जो पॉपुलैरिटी, बोथ फ्रॉम एन इन्वेस्टर परस्पेक्टिव एंड बोथ फ्रॉम के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और जो दूसरी इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट इनमें जब आएगा, आई थिंक परहैप्स जब वॉल्यूम्स पिकअप होंगे, जब मार्केट्स पिकअप होंगी, जब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वापस इन मार्केट्स की तरफ आएगा, तो आई थिंक फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं. SECP has given the frameworks for those ETFs. They are good low cost options for investors. तो आई थिंक जब मार्केट्स चलेंगी, एंड गिवन जैसे मैंने अर्लियर बात करी थी कि जब जो टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस हो गया है, तो आई थिंक वहां पे फिर आपको नजर आएगा कि ETFs फिर फ्लरिश करेंगे. सही. मुस्तफा भाई, नॉर्मली हम 1 आवर का एम करते हैं, बट आर यू ओके टू एक्सटेंड इट लिटिल बिट, बिकॉज आप इकोनॉमी भी कवर करते हो, एंड आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू आस्क सम क्वेश्चंस अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक थोड़ा श्योर. ओके. जी जी. अच्छा, सब ऑडियंस से माजरत, थोड़े से क्वेश्चन और हैं. हम मुस्तफा भाई से इकोनॉमी के बारे में भी पूछ लेते हैं, मार्केट का आउटलुक के बारे में भी, एंड देन वी विल हैव द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. मुस्तफा भाई, IMF हो रहा है या नहीं हो रहा? ये आपने बड़ा $1 मिलियन बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया. देखें, आई थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इसके अंदर 2 चीजें हैं, राइट, के वन इज दैट के अगर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो कह क्या रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं, राइट. I think as an economist and somebody who tries to maintain a sort of objective and neutral viewpoint on what is happening on the policy perspective और हम किस तरह अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, I think पहले शायद एक थोड़ा सा गैप था between what we would hear and what actions were being taken. अभी अगर आप देखें, in the last few months it seems like the government is making a genuine effort to restart the IMF program in terms of, अगर आप बस ये देख लें कि जी जो tough austerity measures या preconditions या prior conditions IMF ने आपको दिए थे to restart the program, उसको काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है. इसमें जैसे बिजली के टैरिफ्स बढ़े हैं, गैस के टैरिफ्स बढ़े हैं, आपने डॉलर को फ्री फ्लोट कर दिया है, आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, उसके ऊपर PDL आपने लगा दिया है, आपने क्या कहते हैं बहुत सारी सब्सिडीज वापस ले ली हैं. तो इट सीम्स लाइक सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड to basically come into line with what the IMF is asking, whether it is on the fiscal side, whether it is on the monetary side. तो गवर्नमेंट की एफर्ट कर रही है. अब आई थिंक जो रुकावट है, एंड आई एम श्योर जो लिसनर्स हैं उनको भी अब तो लोगों को बहुत आइडिया हो गया, शऊर हो गया,
is that कि जो I think जो रुकावट है with the IMF, it is now sort of out of our hands, right? Because हमने जो करना था, हमने जो steps लेने थे वो ले चुके हैं. अब जो steps या जो conditions need करनी है वो हमारे friendly countries के financial commitments हैं जो उनको IMF को confirm करने हैं, right? तो उस चीज पे I think बात अभी थोड़ी सी आगे पीछे फंसी हुई है. We are obviously hopeful कि जी जो गोइंग फॉरवर्ड के जो हमारे जो रिलेशंस हैं विद दोस कंट्रीज और एंड हम लोग वी टॉक अ लॉट अबाउट ब्रदरहुड एंड फ्रेंडलीज, मगर फ्रैंकली ये नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें होती हैं. तो वी स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान और इन कंट्रीज का जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है, इट 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 द प्रोबेबिलिटी इज कि दे विल प्रॉब्ली give that confirmation to the IMF कि जी we are willing to help Pakistan with the funding gap. तो इंशाल्लाह IMF का प्रोग्राम शुड हैपन. अब कब होता है ये ज़ाहिर है is a different question. We have been waiting for the last 6 months since September October से इंतज़ार ही हो रहा है कि जी बल्कि हम लोग भी वेदर हम आपस में बात कर रहे हों, मैं अपने इंडस्ट्री के कॉलीग से बात कर रहे हों, ब्रोकर से बात कर रहे हों, क्लाइंट से बात कर रहे हों, हम भी अब यही कहते हैं कि यार तंग आ गए. बस ये पिछले 6-8 महीने से बस हम IMF करते रहते हैं, IMF होके ही नहीं दे रहा. तो ये डेफिनेटली फटीग भी सेट इन हो गई है, लोग इंतजार ही कर रहे हैं. मगर आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डन व्हाट इट कैन. नाउ आई थिंक द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ आवर पार्टनर्स, जो हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, कि वो पाकिस्तान की मदद करें ताकि हम यहाँ से आगे बढ़ें. सही. मुस्तफा भाई, ट्यूसडे को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है? विल वी मेक अ न्यू रिकॉर्ड? जी देखिए, आई थिंक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बन चुका है जो हमारा था. तो अगर आपको अगर आप हिस्ट्री देखें तो लेट 90s में पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट जो होता था वो 20% पे हिट किया था, वो पीक था. आज जो डिस्काउंट रेट है वो 21% है. पॉलिसी रेट यस 20% है, मगर आपका जो डिस्काउंट रेट है 21% है. तो आप ऑलरेडी आपने न्यू ऑल टाइम हाई पे आप चले गए हैं. देखें, एज पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इन द सेंस के जी वी नो के IMF की हमेशा रिकमेंडेशन ये होती है कि जी जब इन्फ्लेशन हाई हो, महंगाई बढ़ रही हो इकोनॉमी के अंदर, तो आप इंटरेस्ट रेट और मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करें और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं. ये हमने अपने साथ भी देखा है, हमने दूसरे मुल्कों के साथ भी देखा है जहां IMF इन्वॉल्व होता है जब इकोनॉमीज उनकी मुश्किलात में जाती हैं. तो अभी आज के दिन हमारा मार्च का इन्फ्लेशन नंबर भी आया था जो लगभग 35% के करीब था, which I think is an all-time high for Pakistan. So on the basis of that and the basis of the IMF recommendations, it does seem likely कि जी स्टेट बैंक शायद एक्ट करे ट्यूसडे को, एंड हो सकता है कि शायद रेट और बढ़ जाए अगली पॉलिसी में जो 4 अप्रैल को है. सही. और पाक रुपी क्या व्यू है आपका? देखें, पाक रुपी के ऊपर आई थिंक जो व्यू बन रहा है, एंड आई थिंक एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि पाकिस्तान के लिए from when you look at it, there's a lot of analysis has been done probably by people who are a lot more knowledgeable than me about Pakistan's debt to GDP ratios, about Pakistan का जो debt की sustainability है, whether वो पाकिस्तान का डॉलर डेट है या पाकिस्तान का डोमेस्टिक डेट है. उसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस और रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं. माय ओन सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऑन दिस इज दैट जो रुपी के ऊपर जो प्रेशर है, वन इट इज अ फंक्शन ऑफ द फैक्ट के हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है जी, और उसकी वजह से पैरेलल मार्केट्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से आपके जो ऑफिशियल इन्फ्लोज थे, चाहे वो रेमिटेंसेस के थे चाहे वो इंपोर्ट्स के थे, वो ऑफिशियल चैनल से डाइवर्ट हो गए, विच क्रिएटेड एडिशनल प्रेशर ऑन द करेंसी. अगेन इसके ऊपर मेरा व्यू ये होता है कि जी देखें, इसके अंदर भी 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं कि जी करेंसी को कंट्रोल करना चाहिए या करेंसी को फ्री फ्लोट या मार्केट फोर्सेस पे आपको छोड़ देना चाहिए. अब ये इटर्नल डिबेट है बिटवीन फ्री मार्केट पीपल एंड पीपल हु बिलीव इन मोर कंट्रोल्ड एस्पेक्ट, एंड यू कैन अप्लाई दिस टू एनीथिंग. आप कह सकते हैं कि जी चाहे वो डॉलर का रेट है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट है, चाहे वो बिजली का रेट है, गैस का रेट है, टमाटर का रेट है, आटे का रेट है, ये आप आर्ग्यूमेंट या डिबेट किसी चीज पे कर सकते हैं. मेरा इसके ऊपर व्यू ये है कि जी आप
चीज वो कंट्रोल करें जो आपके हाथ में है। अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व्स के ज़खायर, सपोज जैसे इंडिया बराबर में बैठा है, उसके पास 600 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, उसने भी कोशिश करी अपनी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए। जब यूएस डॉलर बढ़ रहा था और फेडरल रिजर्व अपना रेट बढ़ा रहा था, तो उनकी करेंसी भी प्रेशर आ रहा था। उसने लगभग कोई $100 बिलियन अपने मार्केट में फेंके टू ट्राई टू कंट्रोल द इंडियन रुपी, मगर अल्टीमेटली उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो द पॉइंट इज कि जी अगर आपने कंट्रोल करना है तो पहले तो आप ये देखें कि आपके अंदर दम है कंट्रोल करने का या नहीं। अगर आप वो कंट्रोल को सस्टेन नहीं कर सकते मोर देन अ फ्यू वीक्स या मंथ, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे वो रुपए की कदर हो, चाहे वो बिजली की रेट हो, चाहे वो पेट्रोल का रेट हो। ठीक है जी, तो पहले तो आप देखें एबिलिटी है या नहीं। अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर आर्ग्यूमेंट ही बेकार हो गया कि जी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ रुपी पे अगर हम वैसे भी बात करें तो आई थिंक मेन जो क्राइसिस है रुपी का वो लिक्विडिटी का है कि जी हमारे पास पेमेंट्स आगे खड़ी हुई हैं, डेट की पेमेंट्स भी हैं, करंट अकाउंट वैसे अभी तो हमने रोका हुआ है थ्रू इंपोर्ट कंट्रोल्स, मगर डेट की रीपेमेंट्स हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व्स अनफॉर्चुनेटली बहुत लो लेवल पे आ चुके हैं, अराउंड $4-4.5 बिलियन पे। इनफ्लोज जो हैं वेदर इट इज़ फ्रॉम IMF, मल्टीलैटरल्स, आपके जो बायलैटरल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनसे अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुए। जिनीवा कन्वेंशन भी हुआ था जिसके अंदर $10 बिलियन के प्लेजेस हुए थे, वो भी अभी मटेरियलाइज नहीं हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान का एक लिक्विडिटी का इशू है। अगर आप फंडामेंटली रुपी को असेसमेंट करें तो एज ऑफ टुडे रुपी को आप प्रॉब्ली कहेंगे कि जी ये अंडर वैल्यूड है, मगर हमें ये पता है, जो हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो लोग हैं उनको ये पता होगा कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज अंडर वैल्यूड उसका मतलब ये नहीं है कि उसका रेट ऊपर जाएगा। बिकॉज एक चीज जिसकी अंडर वैल्यूएशन है वो सालों तक अंडर वैल्यू रह सकता है, और उसकी अंडर वैल्यूएशन और बढ़ सकती है अगर आप अंडरलाइंग प्रॉब्लम को ठीक ना करें। राइट, तो हमने ये स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, एंड आप भी सुनते होंगे, जो लिसनर्स है वो भी सुनते होंगे कि जी पाकिस्तान का जो मार्केट का पी है वो अब 5 हो गया है जी, अब वो 4.5 हो गया है, अब 4 हो गया है, अब 4 से भी नीचे चला गया है। ये अपने जो लॉन्ग टर्म एवरेज से है 50% डिस्काउंट पे है, 70% डिस्काउंट पे है, 80% डिस्काउंट पे है। ये सब बातें हम सुनते हैं, मगर जस्ट बिकॉज समथिंग इज अंडर वैल्यू डजंट मीन इट विल गो अप, एटलीस्ट in the short term there can be reasons for that undervaluation. तो just like that I think वो रुपी के लिए एक लिक्विडिटी का क्रंच है अभी। फंडामेंटली आप कह सकते हैं कि जी रुपी की वैल्यू 280 या 280 283 जो आजकल है इंटर बैंक में, वो नहीं होनी चाहिए। मगर जब तक आप अपनी लिक्विडिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको अपनी इसकी फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आ सकते। द अदर थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट कि जनरली जो करेंसी की जो मूवमेंट होती है ऑन ए ईयर टू ईयर बेसिस, वो होती है या वो फॉलो करती है बाय एंड लार्ज, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस होंगी शॉर्ट टर्म में, मगर ओवर द लॉन्ग रन करेंसी फॉलो करेगी जो आपके इन्फ्लेशन जो आपके मुल्क में है और जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स में इन्फ्लेशन का जो फर्क है। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स आजकल हैं वो होंगे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोप। अगर आप चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न यूरोप में आजकल इन्फ्लेशन देखें, वहाँ आजकल बढ़ी हुई है, इट इज प्रॉब्ली इन द रेंज ऑफ 5 to 7%। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन इज क्लोज टू 35%। तो अभी गैप जो है 25-30% का है हमारा। अगर सही। आप ये अजम्पशन लें कि ये गैप अगले 1 साल तक बरकरार रहेगा, तो दैट मीन्स आपकी करेंसी को 20 से 25% डिप्रिशिएट होना है ताकि आप अपनी लेवल रखें एक दूसरे के साथ ना। ये एक जनरल सा रूल है फॉर करेंसी कि जी अगर आपका इन्फ्लेशन 10% है, आपके ट्रेडिंग पार्टनर की 5% है, तो आपकी इन्फ्लेशन आपकी करेंसी को 5% से डिप्रिशिएट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म हल यही है कि पाकिस्तान जो है अपनी जो है फंडिंग क्राइसिस को पहले हल करे, जो लिक्विडिटी का इशू है, फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करे, रादर देन हम ज़्यादा आई थिंक हमारा जो फोकस भी हो जाता है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर हो जाता है कि जी बेकार की इम्पोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, फालतू की कर रहा है, लग्जरी की कर रहा है। इसके ऊपर हम इतना फोकस ना करें, बिकॉज अगर आप इम्पोर्ट देखें पाकिस्तान की, यू कंपेयर इट टू द रीजन, यू कंपेयर इट टू द वर्ल्ड, पाकिस्तान डज नॉट इम्पोर्ट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेजेस। कि जी अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे देखें कि जी अपनी मईशत का कितना परसेंटेज हम इम्पोर्ट करते हैं, वो एक काफ़ी लो लेवल पे है, मगर उससे भी लो लेवल पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो फोकस हमारा एक्सपोर्ट पे होना चाहिए कि इसको हमने कैसे ग्रो करना है।
that in the long term will give more stability to the currency. मगर in the short term तो ज़ाहिर है आप एक्सपोर्ट का भी कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अपने पैसे अरेंज ही करने पड़ेंगे अपने दोस्त ममालिक से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, to keep the rupee stable at this point. इन्फ्लेशन अभी 35.4 है, तो ये कहाँ तक आपको लगता है जाके काम डाउन होना शुरू करेगी? अच्छा देखें, इसके अंदर इन्फ्लेशन में आई वुड से कि अभी जो हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो 35% हमने देख ली है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जी जिस तरह ज़ाहिर है पिछले चंद महीनों में जो मेजर्स लिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ दी पेट्रोल प्राइसिंग, गैस प्राइसिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, डिवैल्यूएशन जो रुपये की हुई है, तो उससे ज़ाहिर है प्रेशर रहेगा। हम रमज़ान में भी हैं तो वहाँ पे भी फूड प्राइसेस एक एलिवेटेड हो जाती हैं। तो एज पर आवर एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि जी ये प्रॉब्ली मई के महीने में इसको पीक हो जाना चाहिए जो इन्फ्लेशन का जो नंबर है, और ये ज़ाहिर ऑलरेडी 35% पे हम हैं, तो प्रॉब्ली एनीवेयर बिटवीन 35 to 40% के दरमियान ये प्रॉब्ली पीक हो सकती है इन्फ्लेशन, और फिर वहाँ से शायद आहिस्ता आहिस्ता आपको नंबर थोड़ा सा नीचे नज़र आना शुरू होगा। मगर गिवन जितना प्रेशर है, वी थिंक के 2023 में ये 20% से इसका यानी 20% से नीचे आना इसका मुश्किल होगा, अनलेस ऑफ कोर्स ग्लोबली कुछ ऐसी चीज हो जाए कि जी फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइसेस अगर सपोज यहाँ से 30, 40, 50% कोलैप्स हो गई, कि जी ऑयल की प्राइसेस या गैस की प्राइसेस, LNG की प्राइसेस, वीट की प्राइसेस, फर्टिलाइजर की प्राइसेस, अगर ये सपोज ग्लोबल रिसेशन आता है और सपोज ग्लोबली कमोडिटीज टूट जाती हैं और फिर उनका पाकिस्तान में भी एक इम्पैक्ट आता है, तो मे बी फिर शायद इन्फ्लेशन थोड़ी सी जल्दी से नीचे आए। मगर अगर चीज़ें इसी तरह रहती हैं तो इन्फ्लेशन मई तक पीक करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी, मगर इट विल प्रॉब्ली स्टे अबव 20% फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। सही सही। टाइम की वजह से मेरे 3 क्वेश्चन थे फॉर आवर मार्केट्स, उनको मैं मर्ज कर देता हूँ। जी सर। एक तो ये कि अभी आप क्या देखते हैं या एडवाइज करते हैं, वेयर शुड वी बी इन्वेस्टेड राइट नाउ? और दूसरा, आप PSX को कहाँ देख रहे हैं? हम तो समझते हैं कि बॉटम आउट हो चुकी है, अभी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है या इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं, को मार्केट को इतना खौफ नहीं आता, सिर्फ IMF की वजह से नीचे जाना शुरू हो गई है, जी देर इज नो क्लैरिटी। और और आप गोइंग फॉरवर्ड कौन से कोई सेक्टर या कंपनीज उनको रिकमेंड करते हैं, दोज हु स्टिल लव टू बी विद इक्विटीज? श्योर। अच्छा तो एक तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्विटीज, एक ओवरऑल अगर मैं पहले मार्केट के ऊपर अगर थोड़ा सा बात कर लूँ कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, राइट, कि अगर आपका व्यू फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स का है कि जी मैंने इन्वेस्टिंग करनी है इस मुल्क के अंदर और मैंने एक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टिंग करनी है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट। अगर आप पाकिस्तान की जैसे हम बात करें, जैसे आपने भी मेंशन किया कि जी मार्केट बहुत नीचे आ गई है, तो फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव नो डाउट पाकिस्तान की जो मार्केट है वो प्रॉब्ली क्लोज टू इट्स ऑल टाइम लोज पे है। नाउ फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शायद वो तो इन इवेंट्स का इंतज़ार करता है कि उसको अच्छी कंपनीज और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं वो बिल्कुल थ्रो अवे वैल्यूएशंस पे मिल जाएं। ऑन दी अदर हैंड एक आर्ग्यूमेंट शायद ये भी है कि जी जब इंटरेस्ट रेट अभी अगर 20% पे हैं और अगर इस ट्यूसडे को अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर और बढ़ जाते हैं, सपोज 1-2% और बढ़ जाते हैं, तो बेहतर नहीं है कि जी मैं फिक्स्ड इनकम या मनी मार्केट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में लूँ जहाँ पे मुझे अराउंड 20% की रिटर्न मिल सकता है। अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ कोर्स विल बी थिंकिंग कि जी मैंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने डॉलर खरीदने हैं बिकॉज मुझे रुपये के ऊपर कंसर्न है, तो मैं अपना करेंसी का हेज कर लूं। इसके अंदर आई थिंक ब्रॉडली मैं क्या कहूंगा कि ऑफन हम लोग ये इधर और की बहस में पड़ जाते हैं। लाइक ऑफन हमारी भी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जी लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक मार्केट बेकार है। लोग कहते हैं जी आप गोल्ड खरीदें, डॉलर खरीदें, स्टॉक मार्केट बेकार है। लोग कहते हैं यार बैंक में पैसे रखो, 15, 16, 17, 18% जितना भी मिल रहा है बेहतर है, स्टॉक मार्केट में आप ना करें। तो
again the question is being framed wrongly. ये competition नहीं है between gold and PSX, between dollar and PSX. आपको अपने पोर्टफोलियो को एक होलिस्टिक उसमें देखना होगा कि जी देखें, अगर सपोज यूर 30-35 ईयर्स ओल्ड, आप कहेंगे कि यार मेरी रिटायरमेंट में अभी 25-30 साल हैं, तो ये मेरा टाइम होराइजन है। अब मैंने किस तरह अपने आप को एलोकेट करना है कि जी मुझे इक्विटी, बिकॉज आई हैव अ 25 and 30 ईयर टाइम होराइजन, दैट मींस माय एबिलिटी एज एन इन्वेस्टर के मार्केट का डाउन टर्न अगर है या उसका जो लो पॉइंट है उसको मैं अब्सॉर्ब करके रिकवर कर लूं, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। अगर मैं आज 30 या 35 साल का हूं, तो I shouldn't be scared of the market going down. Yes, if I was 55-60, I would be scared of the market going down because मुझे पता है कि मेरी रिटायरमेंट करीब है। ठीक है जी, तो अपना जो इंडिविजुअल लाइफ का जो आपका सर्कमस्टांस और आप जिस टाइमलाइन पे खड़े हैं उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। देन आपको अपने पोर्टफोलियो को होलिस्टिकली देखना है कि जी ठीक है, आप समझते हैं कि जी करेंसी के ऊपर रिस्क है, तो यस मे बी यू शुड हैव मे बी 10-15% एलोकेशन टू इन्वेस्टमेंट्स प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड के अंदर, या आपको अगर एफएक्स होल्ड करना है। यस, अगर आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मंथली हैं चाहे वो क्वार्टरली हैं, यू शुड हैव एन एलोकेशन टुवर्ड्स ए लिक्विड फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जहां पे आपका प्रिंसिपल एट रिस्क नहीं है, ताकि अगर आपको कोई इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए हो या आपके कोई रेगुलर खर्चे हैं तो आप वहां से उसको पुल कर सकें। And then there should be an allocation definitely to more risky assets like equities जिनका एक लॉन्ग टर्म होराइजन हो। ठीक है जी, तो मैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लिसनर्स हैं उनको मैं ये इनकरेज करूंगा तो अपनी रिसर्च करें, अपने पोर्टफोलियो को असेसमेंट करें कि जी इट इज़ नॉट एन ऑल और नथिंग कहानी कि जी मैंने अगर पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो सारे पैसे पीएसएक्स में ही लगाने हैं, या रियल एस्टेट में करना है तो सिर्फ रियल एस्टेट करना है। इसको allocations बनाएं अपनी based on your own requirements, based on your own investment life cycle, और फिर उसके आगे चलें। देखें in terms of now अगर हम market की खुद बात करें कि you know what sort of sectors, what sort of investment stocks companies we favor, तो you know अगर आप for example अगर जो हमारे listeners हैं अगर उनको मेरा ध्यान लेना है तो वो तो अगर हमारी सपोज इक्विटी फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट खोल के देखें तो उनको शायद आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट फोकस सेक्टर एंड स्टॉक सिलेक्शन हमने किस तरफ रखी हुई है। आई वुड सजेस्ट कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करें तो यू शुड फोकस अगेन नंबर वन तो आपको कंपनी की मैनेजमेंट और उसके ट्रैक रिकॉर्ड पे फोकस करना चाहिए। अभी मैं सेक्टर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि उनकी रेप्यूटेशन क्या है, उनकी डिलीवरी क्या है, उनका विजन क्या है और उनकी कॉम्पिटेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग सक्सेसफुली ऑन देयर कमिटमेंट्स जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के साथ करी हैं। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेट कि अच्छी कंपनी की मैनेजमेंट और बुरी कंपनी की मैनेजमेंट में हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट कैन मेक टू द कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ के जो मार्केट और इन्वेस्टर्स हैं वो उस कंपनी को किस तरह का मल्टीपल असाइन करते हैं। अगर आप हमारी इंडेक्स में भी देखें, हमारी मार्केट में भी देखें, तो जिन स्पॉन्सर्स, जिन मैनेजमेंट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी एक रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी, ऑफ इंटेग्रिटी, ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑफ मैनेजरियल एक्सीलेंस है, उनको मार्केट हमेशा इवन इन दीज टाइम्स जबकि पूरी मार्केट एक लो लेवल पे है, इन मुश्किल टाइमों में भी उनको प्रीमियम दे रही है, बिकॉज उनको ट्रस्ट है कि जी ये जो लोग मेरा पैसा मैनेज कर रहे हैं या ये कंपनी मैनेज कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू डिलीवर करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग गुड मैनेजमेंट फॉर योर कंपनी इज एसेंशियल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। एट दिस पॉइंट इन टाइम देखें, फॉर इन्वेस्टर्स आई वुड सजेस्ट कि यू लुक एट कंपनीज जहां पे तीन चार चीज़ें होनी चाहिए। वन, आप उनकी बैलेंस शीट देखें। ठीक है जी, तो यू नीड टू बी इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट हैव स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, दैट हैव सफिशिएंट कैश रिजर्व्स, जिनके पास एक अच्छा रनवे है अपना बिजनेस चलाने के लिए इन द करंट एनवायरनमेंट, और जिनका लेवरेज एक मैनेज्ड लेवल पे है। लेवरेज माने उनकी जो लोन बुक है वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं।
तो number one, look for a strong balance sheet whenever you're looking to invest in this environment. Secondly, you should be looking at sectors जहाँ पे जो उनकी जो सेक्टर या उनकी जो प्रोडक्ट या उनकी जो सर्विस की डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है जी। बिकॉज हमें पता है कि अगर आप देखें डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में डिमांड कम होती जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती जा रही है, जो लोगों की कंजम्पशन है, जो उनकी स्पेंडिंग है, वो हिट हो रही है। तो आप उन कंपनीज पे फोकस करें जहां पे आपको पता है कि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, ठीक है जी। तो एक तो आपने इस पे फोकस करें। तीसरी चीज़ फिर इसी से ड्राइव करती है कि जिन कंपनीज के पास अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तो उससे फिर उनके पास प्राइसिंग पावर भी आएगी। तो फोकस ऑन कंपनीज जिनके पास एक अच्छी प्राइसिंग पावर है अपनी मार्केट्स के अंदर, कि उनके पास अगर कॉस्ट की अगर एस्केलेशन हो रही है पीछे से कि जी महंगाई उनके लिए भी बढ़ रही है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, तो दे कैन पास ऑन दैट impact and they can maintain their profitability and their margins. तो अगर आप इन दो तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो, strong demand and pricing power, so I think in the long run those companies inshallah should pay off for you. Thank you, Mustafa bhai. Just last question from my side about US. आप जी sir. अभी अगर हम यूएस की इन्फ्लेशन डेटा देखें तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, जी प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, जी और देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक के फेड का जो रेट है वो शायद पॉज हो जाए अभी। और इक्विटीज ने भी जो ये पिछला हफ्ता है या ये जनवरी था, इट वाज वेरी वेरी गुड। जी आप किस तरह यूएस को देख रहे हैं? रिसेशन के क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट वाली भी सेक्टर हैं या कंपनीज हैं, जिस तरह टेक का सिस्टम है या दूसरी हैं, बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही। इज देयर एनी इम्पैक्ट फ्रॉम द यूएस साइड? किस तरह यूएस को किस तरह देख रहे हैं, एंड हाउ यू कनेक्ट इट विद पाकिस्तानी मार्केट? श्योर, बिल्कुल। तो देखें, आई थिंक यूएस में अभी एक जो कंसर्न जो लेटली आया है वो ये है कि उनके यहाँ एक बैंकिंग क्राइसिस आ गया था, राइट? कि और वहाँ पे फिर एक डिबेट ये छिड़ गई थी कि जो उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे स्टेट बैंक है, उनके यहाँ फेडरल रिजर्व है, कि फेडरल रिजर्व या तो इन्फ्लेशन को फाइट करे या अपने बैंकिंग सिस्टम और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बचाए। तो उसके अंदर फिर एक ये डिबेट हो गई थी कि अगर इन्फ्लेशन पे फोकस करेगा तो इसका मतलब है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा, मगर अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा तो इट पुट्स एट रिस्क द बैंकिंग सिस्टम एंड द फाइनेंशियल सिस्टम जो अंडर प्रेशर है करंटली। तो इसी वजह से जो आपने बात मेंशन करी कि वहां पे बात हो रही है कि शायद फेड अपने इंटरेस्ट रेट में पॉज कर दे, उसी वजह से ये बात हो रही है, बिकॉज वहां पे एक दो ऑप्शंस आ गए फेड के पास कि मैं किस चीज पे फोकस करूं in terms of my monetary policy and interest rates. The other thing to keep in mind is that कि डिस्पाइट दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी जैसे आपने हेडलाइंस आजकल देखी होंगी कि जी डी डॉलराइजेशन हो रही है, मुल्क जो हैं एलएनजी और ऑयल की डील्स जो हैं वो युआन में कर रहे हैं या किसी और करेंसीज में कर रहे हैं, और एक बड़ा एक एक पॉपुलर चीज़ होगी कि जी डॉलर जो है उसकी बेसिकली दी एंड होने वाली है। तो मगर अगर आप यूएस को एज एन इकोनॉमिक इंजन देखें एंड यू कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस अभी भी बहुत आगे है कंपेयर टू एनी ऑफ इट्स कंपेटिटर्स, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज यूरोप, वेदर इट इज जापान, वेदर इट इज, आई मीन अब तो इंडिया भी इन इस कैटेगरी में आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है। तो द यूएस इकोनॉमी इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, वहाँ पे उनके पास अभी भी ग्रोथ है, वहाँ पे उनके पास अभी भी कंजम्पशन है, वहाँ पे उनकी जॉब मार्केट्स अभी भी स्ट्रांग हैं। तो आई थिंक मेरा व्यू अगर अगर आप पूछें, एंड अगेन आई वोंट से आई एम एन एक्सपर्ट ऑन यूएस मार्केट्स, मगर मेरे हिसाब से शायद जो फेडरल रिजर्व है इट विल कंटिन्यू टू परहैप्स रेज रेट्स। यस, मे बी जो एक महीने या 2 महीने पहले व्यू था कि शायद 6 या 6.5% तक रेट चला जाए, वो शायद ना जाए, मगर शायद एक दो और हाइक्स वो जरूर करेगा, मे बी छोटे क्वांटम के करेगा, मगर मेरे हिसाब से मे बी अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स वहां पे हाइक हो सकता है यूएस के अंदर। सही सही। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई। कुछ दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी भेजे थे आपके लिए, जी बट आई थिंक वी लेट द फ्लोर गो टू ऑडियंस।
मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, टाइम काफ़ी हो गया और प्लीज़ अपना क्वेश्चन जो है वो मुख्तसर रखें एंड आई विल गिव यू द फ्लोर वन बाय वन। समर प्लीज़ गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? पहले कंफर्म कर दें। आ रही जी आ रही। ओके। सो मुझे बस ये पूछना था कि जैसे यूएस मार्केट में आपने बोला कि वहाँ से भी आप जो इक्विटी से जो है वो फिक्स इंकम की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। तो मैं लेक्सन की फंड की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि काफ़ी स्टेबल स्टॉक्स रखे हुए हैं जिनकी लिक्विडिटी भी एक अच्छे हद तक मेंटेन रहती है, लेकिन उसके अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि फर्टिलाइजर में एंग्रो भी है, ईफर्ट भी है एंड एफएफपी भी है। तो इसकी क्या खास वजह है कि विद इन अ सेक्टर भी इतने शदीद तरीके से जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हुई है? थैंक यू समर। जी खिजर, आर वी गोइंग टू डू वन बाय वन या हम दो तीन नहीं, क्वेश्चंस वन बाद बाय लेके वन। करें? चल नहीं, ठीक वन है, बाय वन करते ठीक जाते है, हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, पहला तो आई थिंक आपने मेंशन किया था वो इक्विटीज से फिक्स्ड इनकम में डेवलप मार्केट में, तो वो आई थिंक मैंने इनिशियली थोड़ा सा आंसर किया था कि बिकॉज यूएस मार्केट्स खुद बहुत चॉपी हो गई थी, वहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आई थी, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स राइज हो रहे थे। तो देखें, एज फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स वी ऑलवेज लुक एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। तो फॉर अस एज इन पाकिस्तान, अगर हम यूएस मार्केट को देख रहे हैं या फॉरेन मार्केट्स को देख रहे हैं, पहले हमारे लिए अगर हमारे फंड में इक्विटी एक्सपोजर की अगर हमें इजाज़त थी तो हमारे लिए लेना आसान था। वन, बिकॉज कि वहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव था वहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं था, 0% यील्ड्स थी। तो इसका मतलब ये था कि जो सारी रिस्की एसेट क्लासेस थी, जिसके अंदर इक्विटीज एक मेन एसेट क्लास है, उनके अंदर एक सिग्निफिकेंट प्राइस रहना पा रहा था। तो इट वाज एन इजी ऑप्शन फॉर अस कि जी हम यूएस में नैस्डैक, एस&पी टाइप की कंपनीज में हम थ्रू ईटीएफ्स एक्सपोजर ले लें। हाउएवर, जब वहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए और वहाँ पे यूएस मार्केट्स चॉपी होना शुरू हुई और पाकिस्तान के अंदर एक करेंसी की डिवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र आना शुरू हुआ। तो एज प्रूडेंट फंड मैनेजर्स एंड लुकिंग एट द रिस्क रिवॉर्ड, वी देन डिसाइडेड कि जी अगर हमें यहाँ पे करेंसी की डिप्रिसिएशन मिल रही है और हमें वहाँ पे 4-5% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, तो फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव फॉर माई यूनिट होल्डर्स, फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर माई इन्वेस्टर्स, इट मेक्स सेंस कि मैं अभी इस एनवायरनमेंट में इक्विटी का रिस्क कम कर दूं अपने फंड के अंदर और मैं फिक्स्ड इनकम की तरफ चले जाऊं, इवन इन माई यूएस या माई फॉरेन एक्सपोजर। तो that is obviously a temporary investment strategy that we've adopted. It's an asset allocation fund, which means that it can switch between asset classes. So inshallah, जब हमारा view on the foreign या US equity market changes, तो हमारी strategy भी change होगी, तो वो आप फिर इंशाल्लाह हमारे फंड मैनेजर रिपोर्ट में देख लेंगे। जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो ये था कि जी हमारे इक्विटी फंड में हमारे पास फर्टिलाइजर का हैवी एक्सपोजर था और within that fertilizer exposure we had exposure to 3 different companies, Engro, FFC, EFERT. तो इसके अंदर देखें different reasons हैं with regards to investing in these 3 companies. One is that के our portfolio या the fertilizer sector exposure was being done, one, because it has a low beta in the market and it has a high yield and cash flow, right? तो अगर मैंने कोई डिफेंसिव पोजिशनिंग करनी है मार्केट के अंदर, अगर मुझे कंसर्न है, तो द फर्टिलाइजर सेक्टर इज अ गुड ऑप्शन। नाउ इन टर्म्स ऑफ के अगर मैं इन 3 कंपनीज को देखूं तो ये दे ऑफर मी डिफरेंट थिंग्स, राइट? कि अगर आप एंग्रो को देखें जी, तो एंग्रो इज टेक्निकली वो फर्टिलाइजर के अंदर आता है, मगर इट इज नॉट जस्ट अ फर्टिलाइजर कंपनी, it is now a conglomerate. It has exposure to chemicals, it has exposure to power, it has exposure to fertilizer as well, and many other businesses. So it acts as a conglomerate. तो एंग्रो के ऊपर ज़ाहिर जो एक्सपोजर था, दैट वाज केप्ट इन माइंड कि जी इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कंसोलिडेट हो रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ईफेट और एफएफसी के अंदर हमारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे। I won't go into too much detail given it's a public forum, but they offered us different things. EFERT pe perhaps the yield element was perhaps more attractive to us, while on 4G fertilizer perhaps there were some other developments in terms of the company's future plans that we were looking at. So that is why हमने एक exposure काफ़ी अपना ठीक ठाक fertilizer sector में के अंदर रखा हुआ था, मगर उसका जो ओवरऑल पर्पस हमारे फंड के लिए था या हमारे यूनिट होल्डर्स के लिए था,
it was to provide a more defensive tilt to our portfolio जब market बहुत volatile थी. सही. अब्बास. जी अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर फाइन. यस, गुड. या सर मेरा क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये म्यूचुअल फंड की एग्रेसिवनेस के हिसाब से ये तो एक फैक्ट है सर के फ्रॉम द डिकेड्स म्यूचुअल फंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट बट एज अ लीडर डील करता रहा, बेशक वो अमेरिका की मार्केट हो या पाकिस्तान की. तो सर लेकिन एक जो फैक्ट है कि हमेशा म्यूचुअल फंड एग्रेसिव डील करता है इन इक्विटी मार्केट. तो सर इसकी क्या रीजंस हैं? क्योंकि वो चाहे बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड, जब भी आप वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें म्यूचुअल फंड आएगा तो अग्रेसिवली आएगा. क्योंकि पैसा तो अगर आप देखें बैंकों के पास भी बहुत है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी हैं. तो सर ये इस एग्रेसिवनेस की मेन रीजन क्या है सर? जी अब्बास, आई बिलीव आपने ये क्वेश्चन पूछा है. जी नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा. देखें इसके अंदर जो एक शायद रीज़न हो फॉर कि जब म्यूचुअल फंड मार्केट में आके एक्टिविटी करते हैं बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे, वो शायद दूसरों की परसेप्शन में उनको अग्रेसिव लगती है एंड ऑफन टाइम्स दे कैन ड्राइव द मार्केट अप एंड डाउन अपनी एक्टिविटी से. इसकी कुछ वजूहतें हैं. एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर प्लेयर्स बहुत कम रह गए. तो म्यूचुअल फंड्स और जो एक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, they are by mandate required to stay in the equity market, right? I mean, as an individual, yeah, as an H&W, yeah, as a insurance company, yeah, as a bank, I am under no obligation to stay within the equity market, right? I can exit from there. मगर mutual funds जो हैं, जो equity mutual fund है, उसको at least 70% अपना exposure equities में रखना है as per regulation, ठीक है जी, on a quarterly basis average. तो वो मार्केट में रहेगा. तो अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो मार्केट है उसके अंदर डेप्थ कम है, उसके अंदर लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम कम है. तो जब म्यूचुअल फंड एक्शन करता है किसी भी साइजेबल वॉल्यूम के साथ, तो वो आपको एक अग्रेसिव नेचर का नजर आता है. द अदर थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी परहैप्स इज द नेचर ऑफ द म्यूचुअल फंड. इज दैट के म्यूचुअल फंड जो है अपने इन्वेस्टर्स को डेली प्राइसिंग देता है और डेली ऑप्शन देता है कि आप मेरे फंड में से एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं, ठीक है जी. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी म्यूचुअल फंड के अंदर सपोज एक बड़ा इनफ्लो आ जाता है, राइट, तो होगा क्या कि जी अगर सपोज मेरा फंड है आज 100 रुपए का, सपोज कोई बड़ा इन्वेस्टर आया, उसने मुझे 50 रुपए दे दिए, अब मेरा फंड हो गया 100 से 150 रुपए. तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो इक्विटी एक्सपोजर है वो मार्केट में 50% डाइल्यूट हो गया एकदम से, विच मीन्स कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई हुई थी वो ज़ाहिर आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गई है, बिकॉज मेरे पास एक कैश का बड़ा एलिमेंट, नई इन्वेस्टमेंट आ गई है. तो टू रिकूप and to build back my positions and to go back to the exposure levels and the investment levels that I want to be at, मुझे मार्केट में फिर जाके बाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी. तो उसके अंदर शायद फिर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को लगे कि मैं अग्रेसिवली बाइंग कर रहा हूँ. उस अग्रेशन की वजह ये हो सकती है कि मेरे पास पीछे से इनफ्लो आ गया हो. सिमिलरली ऑन द फ्लिप साइड, अगर कभी लोगों को लगता है कि जी म्यूचुअल फंड इनडिस्क्रिमिनेटली सेलिंग कर रहे होते हैं और मार्केट को मार रहे होते हैं, a reason for that could be कि जी म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड को रिडेम्पशन आ गई हो पीछे से किसी बड़ी इन्वेस्टर की. एंड हमने ये भी देखा है कि जी देखें, अगर आप साइकिल्स को ट्रैक करें इंटरेस्ट रेट्स की, और आप म्यूचुअल फंड्स की फंड साइजेस देखें, इक्विटी फंड्स की वर्सेस मनी मार्केट फंड्स, जो एक दो कंपैरिजन्स अगर आप करें कि जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो पैसा शिफ्ट होता है फ्रॉम इक्विटी फंड टू मनी मार्केट फंड, और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं तो वो पैसा वापस आता है फ्रॉम मनी मार्केट फंड टू इक्विटी फंड. तो अभी ज़ाहिर हम ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट पे हैं, तो ओवर द लास्ट 1 ईयर इक्विटी फंड्स में से रिडेम्पशन ज़्यादा हुई हैं, पैसा ज़्यादा निकला है, ये एक फैक्ट है. अगर आप किसी भी बड़े फंड्स, आप मार्केट के 10 बड़े फंड्स उठा के देख लें, आप उनके फंड साइजेस 1 साल या 18 महीने या 2 साल पहले देखें क्या थे, और आप आज देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जी यहाँ से आउटफ्लो काफ़ी हुआ है. तो जब इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड के पास रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट आती है, अगर वो किसी बड़े इन्वेस्टर की रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ गई, म्यूचुअल फंड में तो पैसे देने अगले 2-3 दिन में,
तो उसने तो मार्केट में इमीडिएटली जाके कैश रेस करना है, और जाहिर है अगर मार्केट ऑलरेडी डिप्रेस्ड है और लिक्विडिटी नहीं है, तो जब वो सेलिंग करने आएगा किसी भी अच्छे क्वांटिटी के साथ, तो मार्केट में प्रेशर आ सकता है. तो दिस इज a function one of the mutual fund itself, it gives of investors the opportunity to enter and exit on a daily basis, and also because आजकल मार्केट के वॉल्यूम्स काफी लो है, तो मार्केट में डेप्थ कम है बाइंग एंड सेलिंग अब्सॉर्ब करने के लिए. सही. अली शेर. जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दिनों पिछले वीक में इसमें सीमेंट सेक्टर में काफ़ी एक्टिविटी नज़र आई है, और जी हालांकि ये बड़ा लीवरेज स्टॉक है, तो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी कैसी रहेगी? इसमें दो जो कंपनीज हैं, मैपल लीव और फौजी सीमेंट, उनके बारे में काफ़ी जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो बाइंग की कॉल दे रहे हैं। तो हालांकि उनका जो डेब्ट टू इक्विटी देखें तो वो 40-50% है, तो उसमें बाइंग करनी कैसी रहेगी? और दूसरा ये भी बता दें कि ये जो ग्लास से रिलेटेड है, तारे ग्लास वगैरह, इनकी अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छी है, तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट के मुताल्लिक कोई गाइड कर दें तो शुक्रिया. ठीक है सर. थैंक यू. अच्छा देखें अली शेर साहब, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक मैं आपको शायद बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन शायद ना दे सकूं, बिकॉज मैं भी अंडर रेगुलेशन काम कर सकता हूं, मगर व्हाट आई कैन टेल यू इज दैट देखें व्हाट यू शुड बी लुकिंग फॉर अगर आप सीमेंट या ग्लास टाइप के सेक्टर्स में ध्यान बना रहे हैं. वन इज कि आपने डिसाइड करना है कि जी मैं इनके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. यानी मैंने सीमेंट और इस तरह के जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उनकी मैं एक लॉन्ग टर्म पोजीशन अपने पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर रहा हूँ, या मैं उनको ट्रेडिंग करने के लिए कर रहा हूँ. ठीक है जी. दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि आगे जाते हुए सीमेंट सेल्स फॉर एग्जांपल, या स्टील की सेल्स या ग्लास की सेल्स आपको किस तरह नजर आ रही हैं. ठीक है जी. फिर आपको थर्डली जो चीज देखनी होगी इज इन टर्म्स ऑफ, जो मेन चीज अगर आप ट्रैक करें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कि इनके ग्रोस मार्जिन्स किस तरह होल्ड अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ठीक है जी. जनरली क्या होता है इन इस तरह के सिक्लिकल सेक्टर्स में, जब इकोनॉमी एक डाउनटर्न में जाती है जहां पे इकोनॉमी को डिलिबरेटली स्लो डाउन किया जा रहा हो, जैसे हम देख रहे हैं कि जी विद ऑस्टेरिटी मेजर्स, with increase in taxation, with increase in bijli gas prices, with increase in interest rate, with increase in petrol prices, with import controls, इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जा रहा है. तो उस एनवायरनमेंट में सिक्लिकल सेक्टर जो है जनरली एक प्रॉक्सी होता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आपको लग रहा है कि जी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिप्रेस्ड रहेगी, तो सिक्लिकल सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर रहेगा. मगर इंडिविजुअली फॉर द सीमेंट सेक्टर आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी ये असेसमेंट कर लें कि जी इनके जो ग्रोस मार्जिन्स हैं ये कैसे होल्ड अप कर रहे हैं, जो इनके पीछे जो ये जो कोल की बाइंग कर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्टेड रिचर्ड्स बे का कोल है, चाहे वो पाकिस्तानी कोल है, चाहे वो अफगानी कोल है, उसकी प्राइसिंग क्या चल रही है. वो प्राइसिंग स्टेबल है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और जो प्राइसिंग है मार्केट के अंदर वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर आपको बिलीफ ये है कि जी सीमेंट सेक्टर को कोल जो है सस्ता मिल रहा होगा, वो अपनी प्राइसिंग मार्केट में मेंटेन कर सकता है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकता है, तो एट दीज वैल्यूएशंस यू मे कंसिडर लुकिंग एट देम फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. मगर अगेन ऑन एन इंडिविजुअल कंपनी शायद मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा कि उसको बाय करना चाहिए या नहीं. सही. और ये अक्षय अक्षय आप आते हैं चले जाते हैं. जासिर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. जी, मेरा ये दो क्वेश्चन्स हैं. पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह हमारे रिसेंट ईयर्स में डीवैल्यूएशन हुई है रुपये की, तो अब लोगों का फोकस ज़्यादा ये है कि हमारे ऐसे स्टॉक्स में एक्सपोजर हो जिनका डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज है. तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि यानी इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चेंज हुआ है, या अगर हम वैसे भी देखें तो हम एक तरह से हेज भी मिल रहा है, और अगर उन स्टॉक्स में ग्रोथ भी है तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से. तो इन कमिंग ईयर्स आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो थीम है वो इन्वेस्टर्स के लिए बनेगी, कि लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा होगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में या स्टॉक्स में? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपने फंड बताया डेवलप्ड मार्केट्स से रिलेटेड,
तो उसमें खाली 30% अलाउड है कि वो इक्विटीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो 70% जो रिमेनिंग हमारी अमाउंट होगी वो तो एक्सपोज्ड होगी, यानी करेंसी डिवैल्यूएशन रिस्क से। तो मेरा ये सवाल है कि हम ऐसा कोई फंड क्यों नहीं हो सकता जिसमें, या है नहीं, जिसमें एक्सपोजर जरा 50-50% हो या 60-40 का रेशो हो, कि हमारा जो पैसा है वो भी सेव रहे डिवैल्यूएशन के इफेक्ट से, और उसमें हम डेवलप मार्केट्स का इक्विटीज का एक्सपोजर भी ले सकें। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका पहला जो सवाल था विद रिगार्ड्स टू कंपनीज जिनकी रेवेन्यू स्ट्रीम या इनकी टॉप लाइन या इनका जो बिजनेस मॉडल है आइदर डॉलर डिनोमिनेटेड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। देखें, आई थिंक वन इज दैट कि इन द शॉर्ट टर्म हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जी जो बहुत सारे कंसेशंस दिए जा रहे थे फॉर इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म्स ऑफ सब्सिडाइज्ड फाइनेंसिंग, especially for example our textile sector and for a lot of industries that operate in Pakistan, ये ज़ाहिर unaffordable हो चुके हैं for Pakistan going forward. Fiscal space अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो इस तरह की सब्सिडीज दे या इंसेंटिवाइज करे इंडस्ट्रीज को. तो एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर यू शुड बी फोकसिंग on companies that have lesser reliance on government policy to make money, right? कि अगर वो कंपनीज रिलाई करती हैं कि जी गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट मुझे सस्ती बिजली देगी, सस्ती गैस देगी, मुझे चीप लोन्स देगी, तो फिर मैं जाके मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में compete करूंगा और पैसे बनाऊंगा. तो उस तरह की जो पॉलिसीज हैं उनको कंटिन्यू करना मुश्किल होता जाएगा फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट इन दिस साइकिल. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू शुड बी कॉशियस फ्रॉम इवन अगर आपको लगता है कि जी डॉलर डिवैल्यूएशन या रुपये की डिवैल्यूएशन एक इवेंचुअलिटी है जो हमें सामना करना पड़ेगा. However, there are several other sectors within the PSX जिनके पास डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज हैं जो रिलायंट नहीं है ऑन गवर्नमेंट हैंडआउट्स या गवर्नमेंट सब्सिडीज, या उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर competitive for a different reason, whether it is because of low labor costs या competitive labor costs, and they can compete in the international market. So I would focus on those markets. I mean, focus on those stocks. अगर आपने अपने पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो में करेंसी हेज की कंपनीज आपने क्रिएट करनी है. जो आपका सवाल था विद रिगार्ड्स टू द डेवलप मार्केट फंड और इसकी जो एक्सपोजर लिमिट्स हैं, देखें इन टर्म्स ऑफ जो हमारी जो हमने आपको जो 30% की लिमिट बताई थी वो दैट इज ऑब्वियसली अ रेगुलेटरी लिमिट, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी वी हैव टू अबाइड बाय. बाकी जो 70% है वो आपकी पाकिस्तानी ऑनशोर फिक्स्ड इनकम, टी बिल्स और PIBs और इस तरह के प्रोडक्ट्स में जाता है. तो वहाँ पे भी बाय एंड लार्ज इट्स लोअर रिस्क. इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट्स जिनकी ज़्यादा एलोकेशन हो 40, 50, 60% जैसे आप सजेस्ट कर रहे थे, देखें आई थिंक द वन थिंग दैट वी डू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड देखें इवन एज एसेट मैनेजर्स जो हम मैनेज भी करते हैं ये प्रोडक्ट, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जी देखें एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कैपिटल आउटफ्लोज हैं फ्रॉम पाकिस्तानी मार्केट्स, दैट इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक, राइट? अगर आप लोगों को इजाज़त दे देंगे, फ्री फ्लो कर देंगे, आप अपनी कैपिटल मार्केट्स को बिल्कुल खोल देंगे एंड यू अलाउ पीपल द फ्री मूवमेंट ऑफ US डॉलर, या वो अपने पैसे बाहर ले जा सकें, तो शायद पाकिस्तान के ऊपर एक काफ़ी अनड्यू प्रेशर पड़ जाएगा उसके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर और उसकी करेंसी पे भी, बिकॉज जिस तरह का आजकल सेंटिमेंट है और जो पैनिक है मार्केट्स में, उसमें यही होगा कि आपको कैपिटल फ्लाइट नज़र आएगी. So it doesn't make sense at this point for the regulators to allow more funds to come in जिनकी बहुत ज़्यादा heavy allocation हो towards foreign markets, right? तो ये एक reality है, मगर I think पाकिस्तान की जो markets की evolution यही होगी eventually कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो capital की मूवमेंट के ऊपर जो शायद हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है अभी कि जी पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स एंड सिटिंग इन पाकिस्तान, इट इज़ not so easy to get access to international markets, to S&P, NASDAQ, Apple and all those companies जो हम अखबारों में पढ़ते हैं. I think ये थोड़ा सा over the medium term बेहतर होगा कि in terms of accessibility.
मगर जो हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं पहले वो रिजॉल्व हों इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, इन टर्म्स ऑफ डेट, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, फिर आप इन चीज़ों के ऊपर सोच सकते हैं कि जी जो पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं उनको आप एक फ्री हैंड दें इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग अब्रॉड. अब बट अनटिल दैट हैपेंस आई थिंक उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो लोअर एंड पे ही रहेगी. Raja Amar Sab, let's make it your question, the last one. राजा, मुस्तफा भाई ये क्वेश्चन यहाँ उमर फारूक ने किया है कि व्हाई हैव कमोडिटी म्यूचुअल फंड्स इन जनरल फेल्ड टू टेक ऑफ इन द लोकल मार्केट. अगर कमोडिटी का सुपर साइकिल था तो फिर अगर कोई इस तरह के फंड्स हैं तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. जी, तो इसके अंदर खजर भाई आई थिंक देयर वर फ्यू फंड्स जो एसेट मैनेजर्स के पास थे जो आप इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर देते थे टुवर्ड्स कमोडिटीज़. तो इसके अंदर आई बिलीव एक दो गोल्ड फंड्स भी थे जो मार्केट में थे, मगर क्या कहते हैं आई बिलीव वो उनकी शायद इनफ्लो आउटफ्लोज या उनके अंदर जो नई इन्वेस्टमेंट्स लेना शायद रुक गई थी. इसके अंदर देखें आई थिंक वन तो ये है कि जी फॉर अ म्यूचुअल फंड द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड, बिकॉज वो बहुत हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है, तो ज़ाहिर अगर हम कोई कमोडिटी टाइप का फंड लॉन्च करें तो वी वुड नॉर्मली बी ऑपरेटिंग फॉर एग्जांपल ऑन द PMEX, राइट, ऑन द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहाँ पे कमोडिटी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेदर अगर सपोज कोई एसेट मैनेजर अपना प्रोडक्ट ये लेके आए और वो PMEX के अंदर एक्सपोजर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लेना शुरू करे और अपने यूनिट होल्डर्स को कमोडिटीज़ का एक्सपोजर दे, तो वो PMEX कितनी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब कर सकता है फ्रॉम ए फंड, और अगर सपोज उस फंड में अरबों रुपए आ जाएं तो हाउ डज दैट अफेक्ट ट्रेडिंग ऑन द PMEX. सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ शरिया कंप्लायंट ऑप्शंस कि जी बिकॉज वी नो के फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो शरिया कंप्लाइंट अगर आप कमोडिटीज़ में एक्सपोजर लेते हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी भी लेनी पड़ती है. यू कांट जस्ट ट्रेड फ्यूचर्स, राइट, बिकॉज दैट आई डोंट थिंक इज इन लाइन विद द शरिया प्रिंसिपल्स. तो ये आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, मगर अगेन इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो आई थिंक इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम देखें भी तो देयर हैज़ बिन work being done in terms of, and even the PMEX itself for investors is a good option in terms of अगर आपने सपोज गोल्ड में एक्सपोजर लेना है, आपने किसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में एक्सपोजर लेना है, आपने ऑयल फ्यूचर्स में एक्सपोजर लेना है, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं. Obviously, it's important for individual investors to educate themselves about the risks of those products, कि उसके अंदर लॉस कितना हो सकता है, उसके अंदर वॉलिटिलिटी कितनी है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है मैंने. मगर वो ऑप्शंस आहिस्ता आहिस्ता इस मार्केट में आ रहे हैं. So whether it is options like the Pakistan Mercantile Exchange, whether it is your mutual funds, whether it's your equity markets, फिर हमारी ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की भी डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं रिसेंटली, जो रेगुलेटर और इंडस्ट्री ने करी हैं टू गिव बेटर एक्सेस टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी बिल्स और PIBs के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे. आजकल हम देख रहे हैं कि जी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं. तो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ETFs भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, मगर आई थिंक दिस इज अ मोर लॉन्गर टर्म प्रोसेस. तो इंशाल्लाह एज टाइम गोज बाय आई थिंक हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के पास और ऑप्शंस आते जाएंगे. सही. आई वांटेड टू मेक इट द लास्ट क्वेश्चन बट अब्दुर्रहमान भाई ने रिक्वेस्ट किया हुआ है काफ़ी देर से. अब्दुर्रहमान भाई, लेट्स मेक इट द लास्ट क्वेश्चन. इट्स नाउ 11:25. थैंक यू खिजर भाई, आई विल कीप इट शॉर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू मुस्तफ़ा भाई. मुस्तफ़ा भाई, मेरा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका इनपुट चाहूँगा. आपने डिस्कस भी किया आप आजकल कौन से सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और किन डायनामिक्स को ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं. सो करंटली मतलब मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि मतलब 3 थिंग्स ऑन माय वॉच लिस्ट इज़ के एक तो जो कंपनी है उसके थोड़े रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स डॉलर डिनोमिनेटेड हों और उसकी सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो, ईदर दे आर इन द एक्सपोर्ट सेक्टर या फिर उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं लोकली अवेलेबल हैं. और जो थर्ड है वो कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसमें भी दे आर अंडर वैल्यूड. सो इन 3 का कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? मतलब आर दीज
योर पर्सनल बेंचमार्क्स एज वेल, और इफ इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें टू फर्दर इम्प्रूव इट, सो प्लीज़। Sure. नहीं, thank you, Abdul Rahman. नहीं, I think it's a definitely a wise strategy अगर आप अपने follow कर रहे हैं कि in terms of आपने अगर assessment करी हुई है कि जी किसके पास pricing power है, किसके पास balance sheet अच्छी है, किसके पास जो supply chain है वो उसकी intact है, और किसकी जो product market है उसकी relatively unaffected है in the current economic environment. देखिए, I think in terms of things to look for, like I said कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हर इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि जी आपका किस तरफ ध्यान हो, एंड एट व्हाट पॉइंट ऑफ द साइकिल डू यू थिंक वी आर इन, राइट? तो जो कॉमनैलिटीज़ हैं, लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, के वी ऑलवेज लुक व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग आवरसेल्व्स कि हम उन लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करें, उन स्पॉन्सर्स, उन मैनेजमेंट के साथ करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता है कि एक इंटेग्रिटी का है और एक्सेलेंस का है और डिलीवर करने का है. तो from that perspective, even a company in a more under stress sector can outperform अगर उनकी management एक अच्छा काम कर रही हो, and we have examples of that in the market as well. The other thing I think would say is that कि one theme जो I think एक दो और सवाल भी आए थे कि dollar denominated revenues या currency hedging या export oriented, for example अगर आप market को आज देखें तो one of the biggest dollar hedge sectors is our energy chain, right? तो अगर आप E&P sector की बात करें, आप अपनी power sector की बात करें, आप ये refineries की बात करें, तो a lot of their product जो slate है जिसमें वो काम करते हैं, it is dollarized, right? तो अगर devaluation होती है, you would expect their revenues and perhaps even their profitability in some sectors to reflect the fact कि जी मेरी dollar devaluation हो गई है. टेक कंपनीज भी ज़ाहिर इसके अंदर आती हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि फॉर एग्जांपल अभी जो मार्केट की परफॉर्मेंस है इन ईयर्स पास्ट, हमने देखी है कि जी अगर डॉलर डिवैल्यूएशन होती भी है या अगर पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी सी अंडर प्रेशर आती भी है, तो जनरली व्हाट डज द स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट? पाकिस्तान की मार्केट राइट नाउ इंडेक्स वाइज इज heavily skewed towards E&P sector, oil and gas exploration, the banking sector, fertilizer sector. ये आपके तीन बड़े सेक्टर्स हैं जो मार्केट के वेट को डोमिनेट करते हैं. तो फ्रॉम ए इकोनॉमिक साइकिल पर्सपेक्टिव, you would expect these three sectors, E&Ps and fertilizers in particular, to remain relatively unaffected. Banks, yes, can be affected because वो interest rate cycle भी उनकी ऊपर नीचे होती है, उनकी जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं एडवांसेस बुक पे वो भी आगे पीछे होते हैं, मगर बाय एंड लार्ज दीज डोमिनेट. अभी जो यूनिक सिचुएशन शायद ये है कि इवन दो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के एक अच्छा प्रोपोर्शन इज डॉलर डिनोमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेन स्टॉक्स, वो इंडेक्स अभी भी बहुत डिप्रेस्ड है. That obviously, and you probably know this better than me, is because of our circular debt issues, right? तो अगर आप circular debt के ऊपर अगर काम करें, whether it is through tariff reform, whether it is through distribution, यानी जो infrastructure, line losses, theft, उसकी कमी करें, infrastructure upgrade करने में investment करें, अगर आप उसी के ऊपर आप I think अगर काम करें, circular debt का जो pile up है उसको अगर pay off करने की कोशिश करें, जो gap है between cost of generation and sale उसको फोकस करें, तो आई थिंक जो एनर्जी सेक्टर इटसेल्फ ही इंडेक्स को मे बी 20-30-40% री-रेट कर दे, जो ये सिर्फ एनर्जी के स्टॉक्स हैं, राइट? मगर अगेन, and I would say to investors is that you want to invest in companies and sectors that are not reliant entirely on government policy for their price action, right? बिकॉज वो पॉलिसी कब आएगी, कैसे आएगी, किस फॉर्म में आएगी, किस टाइमलाइन पे आएगी, आपको नहीं पता, राइट? आप सिर्फ फिर रूमर्स और टिप्स पे ही चल रहे होंगे. तो फोकस ऑन द कंपनीज बिजनेस मॉडल, फोकस ऑन देयर मैनेजमेंट, and try to find companies which have a good मोट, जिसको हम कहते हैं, वॉरेन बुफे साहब इसका बहुत फॉलोअर हैं, जिनका एक अच्छा मोट है फॉर देयर बिजनेस मॉडल, तो you should be able to do well in the markets. Mustafa bhai, what does O stand for in your name?
जी देखें, कुछ चीजें तो आई थिंक हम हमें हमें सीक्रेट रखनी चाहिए। आज आपने मुझसे बहुत बातें करवाई हैं। चलें ठीक है मुस्तफा भाई, थैंक यू सो मच। आई रियली रियली enjoyed the discussion. I think you should be my go-to person for talking about the economy or overall market outlook, क्योंकि time to time I try to bring someone who can explain कि अभी market कहाँ पे है, किस तरह हमारे retail investors को manage चीज़ें करनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कशन करके। And thank you very much to everyone for spending their Saturday night with us. Next week, inshallah, I think we have scheduled the CEO of Octopus, and banking sector पे we could not do the session, so उस पे भी arrange कर रहे हैं। See you next Saturday. Thank you very much, everyone. Mustafa bhai, again, thank you very much. I really owe to you. Thank you, Ji Khazir Bhai, and thank you for all the listeners who stayed for so long and listened to my thoughts on different things. बहुत बहुत शुक्रिया सबका। खुदा हाफिज। Thank you, everyone. Allah Hafiz. Enjoy your weekend. Ramadan Kareem.